ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर, और इसमें आपको मुख्य बीमारी, संक्रामक बीमारी जिसे कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, वो गोनोरिया है। नाम से लग रहा होगा कि किसी व्यक्ति का नाम गोनोरिया है, लेकिन वो गोनोरिया बीमारी है। सावधान, गोनोरिया व्यक्ति से नहीं, गोनोरिया बीमारी से सावधान रहनी है। और इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, यानी इलाज कैसे करेंगे। और यहाँ एसटीडी का मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो जो गोनोरिया बीमारी है वह अन्न संचारित रोग है। ये मतलब पुरुष और स्त्री जब शारीरिक क्रिया करते हैं तो ही ये बीमारी उत्पन्न होती है। ऐसे नहीं है कि बीमारी हो जाएगी, या फिर वैसे व्यक्ति के टच में आने से भी बीमारी फैल सकता है। लेकिन इसका शुरुआत जब भी होगी तो शारीरिक संबंध से होगी, पुरुष और स्त्री के बीच के शारीरिक संबंध से। आप यदि इस तरह का मेंटेनेंस को आप समझना चाहते हैं बेहतर ढंग से, तो आप चैनल पर लगातार बने रहिएगा और देखिएगा कि ये जो बीमारी है वो किस कारक के द्वारा होती है। तो यह बीमारी का जो मुख्य कारक है वह मुख्य कारक है निसेरिया गोनोरिया। आप देखिए कि निसेरिया गोनोरिया किस तरह से दिख रहा है, देख रहा है ना किस तरह से चल रहा है निसेरिया गोनोरिया। ये निसेरिया गोनोरिया को आप अच्छे ढंग से अवलोकन कीजिए। तो निसेरिया गोनोरिया एक प्रकार का भयानक बैक्टीरिया है। तो निसेरिया गोनोरी नाम का एक बैक्टीरिया है। यहाँ हम ब्रैकेट में आपको बैक्टीरिया बता रहे हैं। कई बार पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि गोनोरिया बैक्टीरिया है, तो आपको पूछेगा कि आखिर ये किसके अंतर्गत है, तो बैक्टीरिया के अंतर्गत है। अब इसको देखना है कि जब किसी व्यक्ति में एंट्री करेगा तो किसी व्यक्ति में एंट्री करेगा तो इसका टाइम चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं एक स्त्री भी नई नवेली जब किसी घर में जाती है बन करके, तो उसको भी सारे परिवार को समझने में टाइम लगता है। एक दुल्हन जब ससुराल में जाती है तो उनको भी समझने में पूरे परिवार को समय लग जाता है। लेकिन जब समझ जाती है तो फिर मत हम से आगे बोलवाइए, फिर लोगों को अपने तरीका से घुमाना शुरू कर देती है। तो उसी तरह से आपको यहाँ समझना है कि जब बैक्टीरिया एंट्री करेगा तो एंट्री करने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, 2 से 5 दिन की मैं बात कर रहा हूँ। तो 2 से 5 दिनों में वो अपना संक्रमण दिखाना शुरू कर देता है। तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड हुआ 2 से 5 दिन। किसकी? गोनोरी की। किस बीमारी के लिए? गोनोरिया बीमारी के लिए। क्लियर? इसके बाद ये ट्रांसमिशन कैसे संक्रमित होगा, तो आप इसको संक्रमण कैसे, इसका संक्रमण तेज कैसे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ फिजिकल कॉन्टेक्ट यानी शारीरिक संबंध और मैथुन क्रिया इसे आप कह सकते हैं, यानी मैथुन क्रिया पुरुष और स्त्री के बीच आप जान सकते हैं। मैथुन क्रिया दोनों की जो शारीरिक संबंध होती है पुरुष स्त्री, आप इसे डायग्राम में भी समझ सकते हैं कि पुरुष स्त्री के बीच का जो शारीरिक संबंध है वो किस तरह से बनती है। लेकिन हाँ, ये मेरा मतलब ये ना हुआ कि एक पुरुष और एक स्त्री नहीं, बल्कि एक पुरुष कई स्त्री के साथ या एक स्त्री कई पुरुष के साथ जब शारीरिक क्रिया करती हैं तब ऐसी समस्या बनता है। और पास थ्रू प्लासेंटा, जब कोई स्त्री जब अपने गर्भ को पालन करती है, गर्भ को पोषण देती है, तो आप इसे फिगर में देखिए। फिगर में क्या यहाँ पर दिखाया गया है, जब माँ और बच्चे के बीच की जो प्लासेंटा का जो संबंध है, आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से संबंध है। तो माँ और बच्चे के बीच का जो संबंध है उसे प्लासेंटा कहते हैं। और बच्चा में वो माँ बीमारी ट्रांसफर कर देती है, किसके द्वारा? प्लासेंटा द्वारा। तो प्लासेंटा द्वारा माँ इस बीमारी को शिशु में ट्रांसफर कर देती है। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रही पूरी बात है? यस। तो अब ये देखना है कि चली जाती है आगे में, इसका इफेक्टेड ऑर्गन कौन है, इसका जो प्रभावी अंग है वो कौन हो सकता है प्रभावित अंग। तो पुरुष में, पुरुष पेशाब जिस रास्ते से करते हैं उस रास्ते का नाम है मूत्र नली। तो इसका संक्रमण मूत्र नली में होगी। सारा पेल्विक रीजन का ही बीमारी है, माने कमर के नीचे का ही बीमारी है। तो शारीरिक संबंध कहने से बनता है, बस समझ गए होंगे। तो शारीरिक संबंध बनाने वाले, जन्म देने वाले अंगों में बीमारी होने का चांसेस बनता है। तो ऐसे बीमारी उस अंगों में होता है जिसमें जन्म देने की नाम आता है। तो यूरेथ्रा पुरुष में प्रभावित हो जाएगा। और यूट्रस सर्विक्स, पता है महिलाएं का यूट्रस के नीचे वाला जो भाग है, आप इसे फिगर में देखिए। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ना, वो फिगर में देखिए कहाँ पर सर्विक्स दिख रहा है, यूट्रस के नीचे सर्विक्स दिख रहा है ना। यूट्रस का सर्विक्स का काम क्या है? जब स्त्री गर्भवती रहती हैं तो आप फिगर के माध्यम से देखिए कि किस तरह से दिख रहा है। जब स्त्री गर्भवती रहती हैं तो गर्भवती रहती है तो उसके गर्भ को यानी उसके बच्चा को थाम के रखता है, मैंने रोक के रखता है। देखिए बोड़ा में आप अनाज भर लीजिए, ठीक है, और अनाज वाला बोड़ा का मुंह बंद कर लीजिए और बोड़ा को उल्टी लटकाइए तो अनाज नहीं ना गिरता है,
कब? जब मुंह बंद रहता है तब। तो उसी तरह से यूट्रस है स्त्री का, जो गर्भाशय है वो बोड़ा के समान मानिए, और जो उसका जो रस्सी से जो मुंह बांध रहे हैं वही रस्सी से बंधा हुआ मुंह सर्विक्स है। तो ये जो सर्विक्स होता है वह बच्चा को थाम के रखता है माँ के गर्भाशय में, और यदि ना ये रहता तो बच्चा जब चाहता तब डिलीवरी ले लेता, तो फिर वो बच्चा रहता? बताइए, नहीं ना। और ये सर्विस कहता है कि साहब हम 7 केजी तक बच्चे को पार ना होने देंगे, माने वजन में 7 केजी तक के थाम सकता है, ज्यादा नहीं, 7 केजी तक के बच्चे को थाम कर। और ऐसे तो बच्चा नॉर्मल 3.5 केजी 4.5 केजी तो काफी होता है जी, है कि नहीं? तो सर्विस का काम है बच्चे को थाम के रखना जो गर्भाशय है। आप फिगर में देख ही रहे हैं कि किस तरह का सर्विस दिख रहा है जो स्त्री में होता है। क्लियर हो गया? जब इसकी लक्षण की बात करते हैं तो इसकी लक्षण में आप देख सकते हैं, सिम्टम्स की बात करेंगे, इसकी लक्षण की बात करेंगे तो आप इसकी लक्षण में भी आप देख सकते हैं कि इसकी लक्षण कैसी होगी। तो इसकी लक्षण की बात करते हैं तो सेक्रेशन वेजिनल फ्लूइड, स्त्री के वेजिना से तरल पदार्थ का प्रभाव पड़ता है, यानी स्त्री के वेजिना से तरल पदार्थ का स्राव होते रहती है। तो स्त्री के वेजिना के द्वारा तरल पदार्थ खून के रूप में, पंछा के रूप में तरल पदार्थ चलते रहता है, और तेज दर्द भी होती है। तो स्त्री के वेजिना में तेज दर्द भी होगी और उससे तरल पदार्थ भी चलेगा। समझ में आ रही बातें? उसके बाद पुरुष के यूरेथ्रा डैमेज कर सकता है, यानी जब वो मूत्र निकालना शुरू करेगा तो जलन होगा, सूजन रहेगा, यूरेथ्रा बेचारा को डैमेज कर जाएगा। अब जिसको मूत्र निकालने वाला नली डैमेज कर जाए कैसे पेशाब करेगा? बाजार में बिकता है का? क्यों जान के ले आन के लगा देगा? कोई सामान नहीं है गाड़ी का कि पार्ट्स पुर्जा बाजार में उपलब्ध है, खराब हुआ तो बदल दीजिए। शरीर का ऑर्गन है साहब, समझ करके चलिए। समझ में आ रही बात है? तब इसका डायग्नोसिस की बात करते हैं, इलाज की। क्या इलाज का इलाज है? तो हाँ, इसका इलाज है। कौन सा इलाज है? इलाज इसका है कि सेल कल्चर, सेल का संवर्धन करवावे। इसका मतलब है कि शरीर का जो सेल है, जिस अंग का सेल डैमेज कर गया, उस अंग का सेल यदि ग्रसित हो गया है तो उस सेल को निपुण सेल के साथ मिलाइए, तो उसके जगह एक निपुण सेल आएंगे, और निपुण सेल शरीर से ही जाएगा, ऐसा नहीं है। तो शरीर से निपुण सेल कैसे बनेगा? कोशिका के विभाजन होने से नई कोशिका बनेगी, और कोशिका विभाजन को तेज कर देंगे तो डैमेज कोशिका के जगह एक निपुण कोशिका चला जाएगा। तो डैमेज कोशिका के जगह जब निपुण कोशिका आ जाएगा तो इस क्रिया को कोशिका का संवर्धन कहते हैं। क्लियर हो गई? उसके बाद डीएनए का हाइब्रिडाइजेशन, यदि ये डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड संकरण करवाना है, मतलब जो इस व्यक्ति को डीएनए, जिस व्यक्ति का सेल डैमेज हो गया है उसका डीएनए को एक उच्च पावर वाला, मतलब एक अलग पावर वाला डीएनए के साथ रख रखाव करते हैं, यानी ग्रसित सेल के डीएनए को एक अच्छी कोशिका के डीएनए के साथ रख रखाव करते हैं, तो अच्छे गुण वाला डीएनए स्थान ले लेता है, तो उसका नाम है डीएनए का हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो गया? उसके बाद है टेस्ट एंटीजन एंड एंटीबॉडी, कि आपके शरीर में जिस व्यक्ति का बीमारी है उसके शरीर के जो ब्लड का एंटीजन है, उसका एंटीबॉडी है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पर ध्यान रखना होता है। यदि उसके शरीर का डीएनए बोल रहा हूं, उसका एंटीजन और एंटीबॉडी सही ढंग से काम कर रहा है तो ठीक है, और यदि काम करना बंद कर दिया है तो एंटीजन और एंटीबॉडी को जांच करवाकर एंटीजन और एंटीबॉडी को विकसित करने का काम करें। यदि इतना आप करते हैं तो ऐसे बीमारी से बचाव होगा, और ऐसे बीमारी से बचेगा तब विकसित संसार का निर्माण होगा। धन्यवाद।